किसान भाइयों नमस्कार। ये जो लहसुन वाली समस्या आप लोग अभी फेस कर रहे हैं, जो लहसुन के किसान हैं, और ये सिर्फ लहसुन की समस्या नहीं है, लहसुन और प्याज और इस परिवार के दूसरी फसलें जैसे कि आपकी मूसली हो गई या जो लोग ग्लेडियोलस की खेती करते होंगे उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। बेसिकली ये लहसुन परिवार की समस्या है। ठीक है, क्या लक्षण आ रहे हैं अपन उस पर एक एक करके बात करते हैं। जैसे आप पौधे को ऊपर से देखेंगे तो इसकी बहुत सारी पत्तियां आपको सूखी हुई दिखेंगी और पौधा नर्वस दिखेगा। वैसे ये एक दिन या 2 दिन पहले उखड़ा हुआ पौधा है, तो इसकी पत्तियां नीचे की ओर झुकी हुई नर्वस लगेंगी और आप इसको जब जमीन से खींचेंगे तो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा या पैर के झटके से भी बाहर आ जाए, क्योंकि इसकी जड़ें सब खत्म हो चुकी हैं। आप देख पा रहे होंगे, जो लोग लहसुन के किसान हैं पहचान भी पा रहे होंगे, इसमें सिर्फ 3-4 जड़ें बची हैं, बाकी एक हिस्सा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है और क्यों हुआ है पहले इस पे बात करेंगे, और हो सकेगा तो अपन इसके निदान की भी बात करेंगे कि क्या चीजें करनी चाहिए थी या क्या की चीजें आप अभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें कि ये बीमारी आती कहाँ से है, कौन से जीव है जिससे ये बीमारी होती है। तो आप ये स्क्रीन पे देख पाएंगे, ये इसी लहसुन का सैंपल है और इसमें आप अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं जो फंगस की स्पोर है, जिससे फंगस की पहचान की जाती है कि कौन सी फंगस होगी। तो ये फ्यूजेरियम नाम के फंगस से फैलने वाली बीमारी है और इसके साथ में 2 सहजीवी बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया बोल दिया मैंने, 2 सहजीवी सूक्ष्म जीव कह सकते हैं आप, क्योंकि नग्न आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता है उनको, उसके कारण ये और ज्यादा तेजी से फैलती है। उसमें से एक है निमेटोड और दूसरी है माइट्स। मैंने अभी तक जितने भी सैंपल मैंने चेक किए हैं कई सालों में, तो हर बार मुझको ये उनके साथ एसोसिएटेड मिले हैं। तो अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि जो माइट्स हैं वो कुतरती हैं और इस फंगस को, ये फंगस के जो स्पोर हैं इसके ऊपर चिपक के नई नई जगहों पे पहुंच सकते हैं। दूसरा निमेटोड भी ऐसा ही काम करता है, वो घाव को फैलाता है, पेनिट्रेट करता है और इस फंगस का काम आसान कर देता है। बाकी ये फंगस खुद में ही इतनी सक्षम है कि बिना इन दोनों के सहयोग के भी काफी तेजी से फैल सकती है, और ये आती है बीज से और आती है जमीन से। फ्यूजेरियम की लगभग 1000 प्रकार की प्रजातियां ज्ञात हैं फंगस की, और ये अलग अलग फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, गेहूं से लेके बड़े बड़े फलों तक, और ये कुत्तों को, इंसानों को और कछुओं जैसे मछलियों को भी बीमारी करती है। तो उसमें बहुत ज्यादा उधर नहीं जाएंगे अपन बात करेंगे लहसुन और प्याज तक सीमित रहने की बात कर रहे हैं। तो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम और इससे एसोसिएटेड एक आध 2 और स्ट्रेन हैं जो मेजर इसको नुकसान पहुंचाते हैं। फ्यूजेरियम इस फंगस का नाम है और ये 2-3 तरह के स्पोर बनाती है, अलग अलग शेप के, तरह के मतलब शेप के, जो आप इसमें स्क्रीन में देखेंगे। फ्यूजेरिया फॉर्म के मतलब जो झुके हुए टाइप के होते हैं। अपन इसको मूव करेंगे तो आपको, आप इसमें जब क्लोजअप देखेंगे तो आपको बहुत सारा टाइप का इसमें स्पोर और संख्या दिख जाएगी और माइसीलिया भी दिख जाएंगे। तो ये आती कहाँ से, अब इसकी बात करें अगर, तो ये आती है बीजों से। जो अपन बीज लगाते हैं लहसुन के, वो लहसुन के बीज किस प्रकार तैयार किए गए थे, क्या उस फसल में बीमारी आई थी या नहीं आई थी, इस पर निर्भर करता है कि आपकी लहसुन में कितना इसका संक्रमण होगा। और दूसरी आती है जमीन से, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि ये लहसुन और प्याज दोनों की बीमारी है, या फिर मूसली की भी बीमारी है ये। तो अगर आपकी जमीन में लहसुन था या प्याज थी या मूसली था पिछली फसलों में, तो ये संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। और खुद आपका बीज, जो लहसुन का बीज आप लगा रहे हो, उसमें भी एसोसिएटेड होके आती है। मतलब अगर आपने जमीन में लहसुन, प्याज या मूसली नहीं लगाई थी तो भी ये संक्रमण अच्छा खासा हो सकता है। फिर अगर हम बात करें कि अगर आपकी जो लहसुन है उसमें अगर बीमारी आ गई है तो अपन किस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे, तो सबसे पहले पीछे चलेंगे अगर, तो जब अपन बुआई करते हैं तो लहसुन को अच्छी तरह से सुखाएंगे, तो उसके ऊपर जो डेड स्किन पे इसके स्पोर चिपके रहते हैं या उस मिट्टी में जो स्पोर चिपके रहते हैं, उनकी संख्या आप कम कर सकते हैं। पूरी तरह से हटाना नामुमकिन है, तो एक वो आप कर सकते हैं। पर हाँ, अब आते हैं थोड़ा आगे कि अगर लहसुन लग गई है, लक्षण कब से शुरू होते हैं, संक्रमण कब से शुरू होता है, इसकी बात करें अगर, तो आपकी चौपाई जब आपने लहसुन में करी और मान लेते हैं कि उसके बीज में संक्रमण बिल्कुल नहीं था, आपने ये मान सकते हैं, अपन हाइपोथेटिकल है पर अपन मान लें कि उसमें, उसके बीज में बिल्कुल भी संक्रमण नहीं था और जमीन में फंगस के स्पोर हैं, तो कब संक्रमित होगा,
ये लगभग 2 महीने की अवस्था में संक्रमण शुरू हो जाता है अगर आपका बीज निरोग है तो। और अगर बीज में फंगस आई है तो शुरू से ही मान के चलिए इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लक्षण देर से आते हैं, लक्षण तब आते हैं जब ये मेजर इन्फेक्शन हो चुका होता है, उसका बेसल प्लेट जहां से जड़ें निकलती हैं वहां पे अगर वो पूरा खत्म हो जाता है, तभी लहसुन अपने लक्षण दिखाना शुरू करती है कि संक्रमण गंभीर है। जैसे इसी पौधे को आप देखिए, लगभग सभी जड़ें इसकी खत्म हो चुकी हैं और फिर भी पौधा अभी हरा है। और ये चूंकि इसने खाना स्टोर किया हुआ है यहाँ बल्ब में, इसलिए हरा है, इसलिए ज्यादा उसका वो दिखेगा नहीं। और मैं एक चीज और कहना चाह रहा था आपसे कि पौधे की न्यूट्रिशनल स्टेट कैसी है, मतलब उसका पोषण स्तर कैसा है। अगर उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरान ये चीजें प्रॉपर मात्रा में है तो वो पौधा खुद भी इस बीमारी से लड़ता है। जैसा कि इस पौधे में इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं तो ये पौधा उससे लड़ने की कोशिश भी करता है। अगर आपके 2-4% पौधे हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। और ये बीमारी फैलती है जब मौसम गर्म होता है, थोड़ा ठंड गर्म का जो साइकिल है इस पे ये बीमारी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ठंडी मौसम में इसकी माइसोलियल ग्रोथ थोड़ी सी चलती रहती है, बाकी स्पोरुलेशन नहीं होता, स्पोर नहीं बनते इसके। और जैसे ही थोड़ी गर्मी का टाइम आता है इसके स्पोर बनते हैं, और जब स्पोर बनते हैं तो बहुत सारे प्रकार के टॉक्सिन ये रिलीज करता है। टॉक्सिन मतलब पौधे के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करने के लिए वो बहुत सारे टाइप के केमिकल निकालता है, और बहुत सारे इसके केमिकल बहुत घातक भी हैं इंसानों के लिए भी। अगर आप कोई माल एक्सपोर्ट करते हैं या फिर ऐसा जो लोग एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, फ्यूमोनिसिन चेक किया जाता है फसलों में कि इसमें फ्यूमोनिसिन का कंटामिनेशन है तो नहीं, क्योंकि वो ऐसा टॉक्सिन है जो कैंसर भी कर सकता है जानवरों को, इंसानों को, सभी को। गेहूं की बालियों में भी ये बीमारी आती है। आप देखते होंगे गेहूं की बालियां कई बार सूखी रह जाती है, कोई दाने उसमें सूखे रह जाते हैं, और ये हवा से फैलता है। तब गेहूं की अगर बात करें, और बालियों को संक्रमित करता है फूल की अवस्था में, और फिर बालियां उसमें गेहूं के दाने नहीं भरते और वो सूखी रह जाती हैं। तो ये फिजेरियम गेहूं को भी नुकसान पहुंचाता है। मक्के को आप देखेंगे उसके दाने सड़ने लग जाते हैं। तो कई फसलों में नुकसान पहुंचाता है, और कहीं किसी न किसी तरह से जो लोग खेती कर रहे हैं जमीन में ये बना रहता है। और लहसुन की फसल में जब थोड़ा गर्म टाइम आता है, या नाइट्रोजन की अधिकता है, या पोषण की कमी है, दोनों स्थितियों में ये नुकसान पहुंचाता है संक्रमण करके। और जैसे अभी मौसम सुधर गया है, थोड़ा ठंड आ गई वापस से, तो इसका फिर लक्षण दिखने कम हो जाएंगे, पौधा वापस से रिकवर करेगा, है ना। इसमें एक चीज और है कि बहुत ज्यादा सूखा रखना फसल को, जमीन को बहुत ज्यादा सूखा रखना, तो भी ये बीमारी बढ़ेगी। निमेटोड्स भी बढ़ेंगे, माइट्स भी बढ़ेंगे, और ये फंगस भी बढ़ेगी। फिजेरियम, मैं फंगस बोलता हूँ बार बार, फिजेरियम से ही संबंधित समझिए, फिजेरियम की बात कर रहे हैं अभी अपन। और अगर आपने बहुत ज्यादा गीला रखा है खेत को तो भी, क्योंकि जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और सड़न लग जाती है। तो इसका डिसीज का क्रम कैसा है, आप ये भी एक बार समझने की कोशिश करिए कि पहले जड़ें हल्की भूरी और लाल पड़ेंगी, उनके सिरे लाल पड़ेंगे, पत्तियों की नोकें हल्की से सूखेंगी, और जैसे जैसे ये कवर करता जाएगा, फंगस बढ़ता जाएगा, आगे आगे जड़ें गायब हो जाएंगी, और जैसे ही बेसल प्लेट पे पहुंचता है या उसको नुकसान होता है तो ये सारी जड़ें एकदम से खत्म हो जाती हैं। आपको इसमें माइट्स भी मिलेंगी, आपको इससे एसोसिएटेड निमेटोड्स भी मिलेंगे, और दूसरे कीड़े मैगट्स भी हो सकते हैं, और भी प्रकार के कीड़ों से और ज्यादा विग्रस हो जाता है, और ज्यादा इसका नुकसान बढ़ जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि जैसे अगर आपने पानी दिया या बारिश हुई तो इसमें बैक्टीरियल सड़न भी लगती है। आप माइक्रोस्कोप में जैसे अभी देख पा रहे होंगे, इसमें तो बहुत सारे बैक्टीरिया अभी दिखेंगे, इसी में तरह तरह के फंगस दिखेंगे, माइसीलिया दिखेगा, सब एक साथ आपको दिखेगा। तो एक रॉन्ग डायग्नोसिस की भी संभावना होती है कि बैक्टीरियल रॉट है, इसके लिए अपने को कॉपर और ये सब चलाना है। पर मेजर समस्या है ये फिजेरियम और उसके द्वारा रिलीज किए गए टॉक्सिन, जो वो स्पोर बनाते समय रिलीज करती है, पौधे के डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर देती है। तो ये मेजर है। अब अपन बात करें कि कौन से फफूंदनाशी इस्तेमाल करें या कौन से सूक्ष्म जीव अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो शुरुआत से ही अगर आप मित्र सूक्ष्म जीवों का सहारा लेते हैं तो जमीन में पड़े हुए जो डेब्रिस है, मतलब एक चीज और बता दूं कि जो पुरानी फसल का अवशेष है उससे भी ये फंगस बहुत ज्यादा फैलती है। ये मरे हुए पौधों को खाने में सक्षम है और अपने स्पोर बना के 10 साल तक आपके खेत में बनी रह सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो पुरानी फसल का अवशेष है उसको मित्र सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके डिकम्पोज करें, ताकि इनको खाना ना मिले, इनका राशन कट हो जाए।
ठीक है। दूसरा ये है कि पौधों में अगर जड़ें अच्छी मात्रा में है तो आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता पौधे की बढ़ जाती है, और आप माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह आप डालेंगे तो उसका नेचुरल प्रतिरोध काफी बढ़ जाएगा। फिर भी अगर आपको फफूंदनाशियों का सहारा लेना पड़ जाता है तो कई तरह के एजोल्स नोन है जो इसको रोकते हैं। आपका एजॉक्सिस्ट्रोबिन, ट्राइफ्लोऑक्सिस्ट्रोबिन भी इसको रोकता है, ठीक है। और भी प्रकार के कुछ फफूंदनाशी हैं जो इसको रोकते हैं। संपर्क फफूंदनाशी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जमीन में जब आप डालेंगे तो उनकी मात्रा ज्यादा लगती है। अगर आप सिस्टेमिक फफूंदनाशियों का सहारा लेंगे तो कम मात्रा में आपका काम हो सकता है। कीटों को कंट्रोल में रखने के लिए आप तरह तरह के कीटनाशी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोफेनोफॉस हो गया, फिप्रोनिल है, ये भी कीटनाशी है, प्रवाही अंतर प्रवाही कीटनाशी मतलब सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। तो इनका प्रयोग करके आप कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। कीड़ों और फंगस को एक साथ कंट्रोल करें और पौधों को न्यूट्रिशन दें ताकि वो बीमारी से लड़ने में सक्षम हो। और जमीन में जो आपका मटेरियल पड़ा हुआ है जैसे संक्रमित जड़ें हैं, इन सबको खाने के लिए आप मित्र सूक्ष्मजीवों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि बीमारी से आने के पहले ही अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो पौधा अपना पोषण स्तर ऊंचा करके रखता है, जो उसको खाना बनाना है बना लेता है, तो नुकसान की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। जमीन में पिछली फसलों में भी आपको सूक्ष्मजीवों का, सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जमीन ताकतवर बनी रहे, तो अगली फसल में आपको बीमारी का जो नुकसान है कम झेलना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं बताना चाह रहा था आपको। जैसा मौसम सुधरा है तो पौधे रिकवर भी करेंगे। आप अगर सही फफूंदनाशी और कीटनाशियों का इस्तेमाल करेंगे, सही पोषण का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके नुकसान की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। थोड़ा बहुत पौधे जाएंगे 2-4%, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेक्निकल डालेंगे अगर आप खेत में, तो पौधे की जो बढ़वार है और उसकी जो साइज बनने की प्रोसेस है हो सकता है वो प्रभावित हो। इसलिए अंधाधुंध कीटनाशकों से, अंधाधुंध फफूंदनाशियों से जरूर बचें और बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना करें। बहुत ज्यादा पौधे को तान देने की जरूरत नहीं है, सूखा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौधे में इतनी नमी होती है जिससे फ्यूजेरियम अपना ग्रोथ साइकिल मेंटेन कर सकता है। इसको 80% के ऊपर नमी की जरूरत होती है स्पोरुलेशन के समय, जो पौधे में होती है 80% के आसपास नमी। तो बहुत ज्यादा अगर आप तान देंगे तो पौधा कमजोर पड़ेगा, उसकी प्रतिरोध क्षमता घट जाएगी और वो फंगस का सामना करने में कमजोर पड़ेगा, तो वो फंगस भी कवर कर लेगा उसको। इसलिए पौधे को बहुत ज्यादा परेशान करने की बजाय सही सिस्टम चुने, मित्र सूक्ष्मजीव, सूक्ष्म पोषक तत्व, संतुलित पोषण और जरूरत पड़ने पे फफूंदनाशी और कीटनाशी। अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो आपको डेफिनेटली नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप वेक्टर से जुड़े रह सकते हैं। बहुत धन्यवाद।